बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी के मंथन की, जानेंगे गहलोत खेमे में क्यों तेज हुई हलचल और केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ सख्त, और आखिर में बात 1 अगस्त से होने वाले बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा फैसला, मंत्रियों की सैलरी में होगी 30% की कटौती, विधायकों से की गई 30% सैलरी दान करने की अपील। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 7 अगस्त की प्रस्तावित वर्चुअल रैली की रद्द, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया फैसला, राज्य में अक्टूबर-नवंबर में होने हैं चुनाव। गुजरात के बाहर नहीं जा सकते हैं हार्दिक पटेल, कोर्ट ने खारिज की याचिका। हाल ही में हार्दिक पटेल को बनाया गया गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त से थम जाएंगे 108 एम्बुलेंस के पहिए, आज से बंद हो रही है कंपनी। सरकार के दखल के बाद कंपनी बंद करने की तारीख में किया गया था बदलाव, पहले 30 जून को बंद हो रही थी कंपनी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 129 अंकों की गिरावट के साथ 37,607 पर, वहीं निफ्टी 29 अंकों की गिरावट के साथ 11,073 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश और दुनिया में कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, जिंदगी बेपटरी हो गई है, लोगों से रोजी रोटी छिन गई है, आर्थिक तंगी ने लोगों को मजबूर बना दिया है। इस मजबूरी में वो अपने बच्चों से मजदूरी कराने को मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार 21% परिवार घर चलाने के लिए अपने बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद फिजा। राजीव जी, मोदी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, अर्थव्यवस्था से लेकर बच्चों की शिक्षा तक, लेकिन हकीकत देखें तो सरकार का कोई भी दावा जमीन पर खरा उतरता नहीं दिखता। बच्चों के हाथों में जहां कलम और किताब होनी चाहिए, वहां वो मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे में देश का विकास कैसे होगा, और क्या सरकार के पास कोई योजना नहीं है? जी फिजा, वाकई बाल श्रम या बच्चों की मासूमियत को मजदूरी की भट्टी में झोंक देना 21वीं सदी के इस विकास के दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर देश और समाज अपने मासूम बच्चों को खुशहाल बचपन नहीं दे सकता है तो फिर सारा विकास, सारी तरक्की बेमानी है। ये सही है कि स्वास्थ्य मुसीबत ने कई और दिक्कतों को जन्म दिया है, कारोबार ठप हैं तो रोजगार के अवसर भी कम हो गए हैं, और यहीं से शोषण के लिए नए रास्ते भी खुलते हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गरीब आदमी को मजबूर करना आसान होता है। फिजा, बाल श्रम भारत में सारे कानूनों के बावजूद खत्म नहीं किया जा सका, और बीते महीनों जब गरीब परिवारों पर आजीविका का संकट आया तो बहुत से लोगों ने इससे निकलने के लिए अपने बच्चों को भी काम पर लगा दिया। ऐसे में शारीरिक और मानसिक शोषण की जो घटनाएं हुई हैं और बाल श्रम भी बढ़ा है। सुखी संपन्न लोग तो अपने घरों में आराम से बंद थे, लेकिन गरीबों के लिए यह सुविधा नहीं थी, क्योंकि सरकार ने एक झटके में कुछ ऐसे फरमान सुना दिए जिससे गरीबों को सड़क पर निकलना ही पड़ा। सरकार को अपने लोक कल्याण का वादा निभाने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए था फिजा कि उसके फैसलों से गरीब तबके पर क्या असर पड़ रहा है। उसे यह ध्यान देना चाहिए था कि इस मुसीबत से वंचित और कमजोर तबके किस हाल में हैं। महिलाएं और बच्चे हमेशा सबसे पहले अत्याचार का शिकार होते हैं, इसीलिए सरकार को उनकी बेहतरी के लिए और प्रयास करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे आज बाल श्रमिक बन गए हैं। सरकार को अब और अधिक सतर्क होकर बच्चों को मजदूरी और ट्रैफिकिंग से बचाने पर विचार करना चाहिए। केवल कानून बनाने से इस गंभीर समस्या का हल नहीं होने वाला। सरकार के साथ समाज को भी नैतिकता का परिचय देते हुए बच्चों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। देश में मौजूदा हालात का हल ढूंढने में मोदी सरकार नाकाम हो गई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि अभी की स्थिति कैसे संभाली जाए, आने वाले वक्त को कैसे बदला जाए। अब इन परिस्थितियों में सरकार तो कोई परिवर्तन नहीं ला पा रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हालात को सुधारने में जुट गए हैं। इसलिए वो नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संवाद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस से बातचीत की।
आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। लेकिन मोदी सरकार पहले तो दावा करती रही कि सब कुछ ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। सब बिखर गया है, जिसने जनता को बेबस कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। पीएम मोदी तो महंगाई और बेरोजगारी पर बिल्कुल मौन बन गए हैं, लेकिन आवाजें तो उठती जा रही हैं। आज भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ बातचीत में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम बहुत गलत तरीके से तैयार किया गया है, जिससे देश की नींव हिल रही है। महिलाओं की तरक्की के सवाल पर नोबेल विजेता ने कहा कि महिलाएं सबसे अलग कर दी गई हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, जबकि वो समाज की मूल ताकत हैं। जब माइक्रो क्रेडिट आया तो महिलाओं ने अपनी ताकत का एहसास करवाया। वे लड़ सकती हैं, उनके पास स्किल है, लेकिन उन्हें भुला दिया गया क्योंकि वे इनफॉर्मल सेक्टर से हैं। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान मोहम्मद यूनुस ने मोदी सरकार की ऐसी नाकामी का जिक्र कर उस बात को छेड़ दिया जिस पर सरकार अक्सर घिरती आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अब अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि धन एक ही दिशा में जा रहा है। इसकी वजह से समाज में गुस्सा है। हमने लालच को हवा देने के लिए सब कुछ किया है। ये बात न सिर्फ अर्थशास्त्री ने मानी है, बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी सरकार के राज में धनवान और धनवान बने हैं, जबकि गरीब तबका दबा है। अब राहुल तो अर्थव्यवस्था सुधारने पर जोर दे रहे हैं, केंद्र को सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात पर ध्यान देगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं ध्यान तो इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों पर भी दे रहे हैं, ताकि सत्ता को बरकरार रखा जा सके। यही कारण है कि अब अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए गहलोत ने उन्हें जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया है। तो क्या चल रहा है सूबे की सियासत में, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में पहले विधानसभा सत्र शुरू करने की मांग को लेकर शोर मच रहा था, तो वहीं अब 14 अगस्त की तैयारियों को लेकर माहौल गर्म है, जिस दिन विधानसभा सत्र का आगाज होगा, जिसके चलते गहलोत सरकार में हलचल मची हुई है। तो वहीं विरोधियों की तरफ से भी गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिशें तेज हैं। गुरुवार को बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि सभी विधायकों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए होटल में रुकना होगा, सभी त्योहार यहां ही मनाने होंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि विधायक अपने परिवार को भी यहां बुला सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस विधायकों को होटल से शिफ्ट करने की बात सामने आई है, जिसके बाद गहलोत गुट के विधायक चार्टर्ड विमान में बैठकर जैसलमेर पहुंच गए। विधानसभा सत्र शुरू होने तक ये सभी जैसलमेर में ही रुक सकते हैं। इस बीच आज अशोक गहलोत ने बीएसपी की तरफ से जारी बयान पर भी जवाब दिया। इस मामले में अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा भी। सीएम ने कहा कि अगर बीजेपी करे तो सही, हम करें तो गलत कैसे। वहीं दूसरी ओर विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसीबी जांच करने के लिए हरियाणा के मानेसर पहुंची है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कांग्रेस के चीफ विप ने सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पायलट गुट की उस याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें पायलट गुट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के जारी नोटिस को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाते हुए स्पीकर को कोई एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया था। यानी साफ है कि सूबे की सियासत में जल्द शांति नहीं मिलने वाली है। एक तरफ राजस्थान की सियासी उथल पुथल अभी पूरी तरह से थमी नहीं है कि राजस्थान की हलचल में महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को अब सरकार गिरने का डर सताने लगा है। इसीलिए महाविकास अघाड़ी बीजेपी के साए से बचने के लिए महाप्लान तैयार कर रही है। तीनों दलों ने ऐसी बिसात बिछाई है जिससे बीजेपी सत्ता की चौखट तक पहुंच नहीं पाएगी। पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में साम दाम दंडभेद लगाकर कांग्रेस के किले में सेंध मारी की, और अब राजस्थान में भी कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रेगिस्तान को जीतने के लिए कैसे कैसे पैतरे आजमा रही है, ये सभी जानते हैं। बीजेपी की इन्हीं सियासी साजिशों को देखते हुए महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार को डर सता रहा है। इसीलिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी सरकार को बचाने का महाप्लान तैयार कर लिया है। महाविकास अघाड़ी के नेता असंतुष्ट विधायकों को फिर से अपने पाले में करने में जुटे हैं। इसके लिए तीनों पार्टियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में 2 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया गया, जिसमें पहला मुद्दा था कि आखिर जो नेता या विधायक कद्दावर है, उनको कैसे पार्टी के कामों में सक्रिय किया जाए और उनकी नाराजगी दूर की जाए। वहीं दूसरा मुद्दा कई राज्य मंत्रियों की शिकायत थी कि उनके पास ज्यादा अधिकार नहीं है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री उन्हें काम नहीं करने देते हैं। इन मुद्दों पर महाविकास अघाड़ी के सीनियर नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद तीनों पार्टियों में तय हुआ कि कॉरपोरेशन या निगम के लिए तीनों पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी बराबर हिस्सेदारी के साथ अपने अपने पार्टी नेताओं के नाम देंगे। साथ ही राज्य मंत्रियों को विभाग के मुद्दे के समय कैबिनेट की मीटिंग में बैठने दिया जाएगा और उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सहमति केवल सत्ता को बचाने के लिए बनी है।
तीनों दल बखूबी जानते हैं कि अगर खुद टकराएंगे तो बीजेपी को मौका मिलेगा। ऐसे में कुर्सी भी हाथ से जा सकती है। इसीलिए तीनों दलों ने एक साथ रहकर बीजेपी के खिलाफ दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाविकास अघाड़ी की सियासी बिसात बीजेपी को मात दे पाती है या नहीं। अब महाविकास अघाड़ी सरकार की सत्ता बचाने की तैयारी बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है ये देखना होगा। वहीं देखना यह भी होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार पर गुस्सा क्यों आया। दरअसल कोरोना काल में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों से रोजगार छिन गया है तो कहीं पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर सख्त होता नजर आया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं की तारीफ में जमकर कसीदे पड़ती है, लेकिन पेट भरने के लिए तारीफ नहीं, भोजन की जरूरत होती है, और भोजन के लिए वेतन की, जो स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिल रहा है। यानी सरकार तारीफ तो करती है लेकिन उनकी परेशानी की तरफ ध्यान नहीं देती, जिसे लेकर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सैलरी समय पर दें। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि उसने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र ने बताया कि 4 राज्यों ने इन्हें अभी तक लागू नहीं किया है। केंद्र के इस स्टैंड पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कहा कि आप असहाय नहीं हैं, आप इसे देखें कि आपके आदेश का पालन हुआ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सदस्य जस्टिस MR शाह ने कहा कि डीएम एक्ट के तहत आपको शक्तियां मिली हैं, इसलिए आप इस दिशा में कदम भी उठा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बीच में स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन पीरियड को छुट्टी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है और कर्मचारियों की सैलरी काटी जा रही है। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो केंद्र की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे छुट्टी की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता और इस मामले की जांच की बात कही। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते जून में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की सैलरी का समय से भुगतान किया जाए। इसके बाद केंद्र द्वारा इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन हालात न सुधरने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सख्त लहजे में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। देखना होगा सरकार कब तक डॉक्टर्स की मुसीबत दूर करती है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं नजरें पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की हरकत पर भी टिकी हैं, जो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। दोनों पक्षों में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने के बाद भी अब चीन ने पैंगोंग झील में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई है। दरअसल चीन ने पैंगोंग झील में बोट और सेना की टुकड़ी को तैनात किया है। एक रिपोर्ट देखिए। LAC पर एक और जहां चीन शांति बहाल करने के लिए भारत से सैन्य बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग झील के पास चीन का शातिर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 14 जुलाई की बातचीत के बाद चीन ने अतिरिक्त बोट और जवानों की टुकड़ी को पैंगोंग लेक में तैनात कर दिया। पैंगोंग में चीन लगातार अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। चीन ने इस हिस्से में नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। इन कैंप में चीन की ओर से अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पैंगोंग झील में भी लगातार चीनी बोटों की आवाजाही देखी जा रही है। दूसरी ओर चीन लगातार दावा कर रहा है कि उसने अपने जवानों को LAC से पीछे बुलाया है और कई स्थानों पर जवानों की तैनाती कम की है, लेकिन चीन के दावे का झूठ नई सैटेलाइट में कैद हो गया है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि चीन पैंगोंग झील में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आपको बता दें, जब इस फोटो को बारीकी से देखा गया तो पता चला कि चीनी फिंगर 5 और फिंगर 6 में डेरा जमाए हुए हैं। फिंगर 5 पर चीनी जवानों की 3 बोट और फिंगर 6 पर 10 बोट दिखाई दे रही हैं। हर बोट में 10 जवान सवार हैं, यानी 130 जवान फिंगर 4 के बेहद करीब तैनात हैं। वहीं 15 जून की सैटेलाइट इमेज में फिंगर 6 में PLA के 8 बोट दिखाई दे रही थी, जो अब बढ़कर 10 हो गई हैं। सैटेलाइट इमेज में ही फिंगर 5 में PLA का भारी जमावड़ा दिख रहा है, जिसमें 40 कैंप दिखाई दे रहे हैं, जिससे बिल्कुल साफ है कि चीनी सेना अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन की इन हरकतों को देखते हुए भारत भी अपने करीब 35,000 जवानों की तैनाती करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि चीनी राजदूत वांग ने कहा था कि समझौते के अनुसार चीन कई स्थानों से पीछे हटा है और LAC पर अब शांति है। वहीं भारत सरकार ने चीन के बयान को गलत बताया और दावा किया है कि चीन समझौते के अनुसार पीछे नहीं हटा है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अगस्त से होने वाले बदलाव की। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और अगस्त शुरू होने वाला है। इस महीने की शुरुआत से आपकी जिंदगी में बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर, किसानों की आय आदि ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसका असर हर आम और खास पर पड़ेगा। तो क्या है ये नए नियम, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 1 अगस्त से कई सेक्टर्स के नियम बदलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव बीमा सेक्टर में देखने को मिलेगा। 1 अगस्त 2020 से वाहनों की खरीद पर बीमा के नियम बदल जाएंगे।
1 अगस्त से अब ग्राहकों को थर्ड पार्टी और वन डैमेज बीमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव। 1 अगस्त से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के खाते में सरकार छठी किस्त भेजना शुरू करेगी। जिन किसानों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है उन्हें 1 अगस्त से इसका फायदा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में होंगे ये बदलाव। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक 1 अगस्त से अपने खातों में मिनिमम बैलेंस के नियमों में भी बदलाव करने जा रहे हैं। इसके साथ ही ये बैंक अब ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बड़े बदलाव कर रहे हैं। आरबीआई ने सेविंग खाते के नियम बदले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब सेविंग खाते में 1 लाख रुपए तक जमा पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 से 10 लाख रुपए तक के जमा पर 6% और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक के जमा पर 6.75% ब्याज मिलेगा। डेबिट कार्ड पर चार्ज। डेबिट कार्ड के खो जाने या फिर डैमेज हो जाने पर 200 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं अब टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए चुकाने होंगे। वहीं ग्राहक अब 1 महीने एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकेंगे। पीपीएफ अकाउंट पर खत्म होगी पेनल्टी। सरकार ने डाक विभाग समेत छोटी बचत वाली स्कीमों में न्यूनतम राशि न डाल पाने वालों पर लगने वाली पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ई कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती। हमारी जिंदगियों में ई कॉमर्स कंपनियों का अहम रोल हो गया है। अब हम ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पर ही डिपेंड रहते हैं। 1 अगस्त से सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी नियम तय करने जा रही है। अब सभी कंपनियों को ये बताना होगा कि वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो कहाँ बन रहा है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा उन्हें अब प्रोडक्ट्स के शुल्क की भी जानकारी देनी होगी। एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव। 1 अगस्त से घरों की रसोई में प्रयोग होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। पिछले 2 महीनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब देखना होगा कि अब ऑयल कंपनियां कीमत को स्थिर रखती हैं या फिर इसमें किसी प्रकार का बदलाव करती हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।